Good morning, students. I hope that all you are fine at your home. So today we start our next topic of chapter manufacturing industries. In previous lecture we discussed about the classification of industries. So today we start our next topic, that is the agro-based industry. Which industry? Agro-based industry. सबसे पहले समझिए कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होते क्या है। तो ये होते हैं कृषि आधारित उद्योग। एक एक पॉइंट को अच्छे से क्या करना है, क्लियर करना है। द इंडस्ट्रीज विच डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर फॉर गेटिंग रॉ मटेरियल, वे सभी उद्योग जो कच्चे माल की प्राप्ति के लिए किसके ऊपर निर्भर होते हैं, आपके एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनको क्या कहते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। एग्जाम्पल मैंने पहले भी बताए थे, फिर बता देता हूँ। कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, ये आपके क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है। वुलन टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री, ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आज जो सबसे पहला टॉपिक जिसके बारे में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड कई बार 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड के अंदर पूछा गया है कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या योगदान है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज अ यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर एक यूनिक पोजीशन है। किसकी यूनिक पोजीशन है? आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। अब देखिए, अगर इंडियन इकोनॉमी के अंदर एक यूनिक पोजीशन है किसी भी इंडस्ट्री की, तो उसके कोई ना कोई क्या होंगे, कारण होंगे। तो सबसे पहला जो कारण है वो क्या है, देखिए, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 14%। देखिए कितना परसेंट दे रहा है, 14% क्या कर रहा है, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में दे रहा है। सबसे पहला रीजन कि इसकी जो यूनिक पोजीशन है वो इसलिए है क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर कितना परसेंट आ रहा है, 14% आपका कहाँ से आ रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आ रहा है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड, अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग की बात करते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज जो आपका अर्निंग है वो आपका कितना परसेंट आ रहा है, 24.6% जो अर्निंग है वो आपकी कहां से आ रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आ रही है। समझना पड़ेगा कि 24.6% टोटल जो हम अर्निंग कर रहे हैं विदेशी मुद्रा की, उसका लगभग 25% जो हिस्सा है वो कहां से आ रहा है, आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आ रहा है। नेक्स्ट इसका है कि जीडीपी के अंदर ये कितना दे रहा है, जीडीपी के अंदर ये कंट्रीब्यूट कर रहा है बच्चों 4%। कितना कर रहा है, 4%। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज दैट इसका जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कि कितने लोगों को क्या दे रहा है, रोजगार दे रहा है। तो ये 35 मिलियन जो लोग हैं उनको क्या दे रहा है, रोजगार दे रहा है। ये सेकंड है आफ्टर एग्रीकल्चर, जो इतने बड़े लोगों को क्या दे रहा है, इतनी ज्यादा संख्या में लोगों को क्या दे रहा है, रोजगार दे रहा है। तो यहां पर आप समझिए, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ऑक्यूपाइज अ यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी बिकॉज इट कंट्रीब्यूट्स significantly to the industrial production 14%, employment generation 35 million people, the second largest after agriculture। एग्रीकल्चर के बाद अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इसका कौन सा रैंक आता है, सेकंड रैंक आता है। फर्स्ट रैंक पे एग्रीकल्चर जो सबसे ज्यादा क्या दे रहा है, रोजगार दे रहा है। अगर जीडीपी की बात करें तो जीडीपी में 4% इसका कंट्रीब्यूशन है और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग के अंदर 24.6% है। तो पूरा आपका ये एक टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इज इट क्लियर? तो ये आपको क्या करना है, अच्छे से क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट आपका एक डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर बता रखा है कि किस तरीके से क्या किया जाता है, जो फाइबर प्रोडक्शन है और गारमेंट बनाया जाता है। ठीक है, तो देखो जो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसको क्या कहते हैं, सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री। ध्यान से सुनिए, सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर एक बार आपका क्या आ जाता है, रॉ मटेरियल, और उसके बाद आपका क्या निकलता है, फिनिश प्रोडक्ट। ध्यान से सुन लीजिए, भारत की अकेली एक ऐसी इंडस्ट्री जो सेल्फ रिलायंट है
वो आपकी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेप पर मैं आपको बताता हूँ फाइबर प्रोडक्शन। ठीक है, फाइबर प्रोडक्शन कैसे होता है? तो सबसे पहले होता है रॉ फाइबर। कच्चा क्या होता है हमारे पास? जो आपका कॉटन होता है या जो कच्चा सूत होता है उसको हम क्या कहते हैं? रॉ फाइबर। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड आता है वो आता है स्पिनिंग प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस आता है? स्पिनिंग। जो आपका स्पिनिंग प्रोसेस है वो आता है। ठीक है, स्पिनिंग के बाद जो आपका क्या बनता है? रॉ फाइबर है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? यार्न के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? यार्न। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप है वीविंग और नीटिंग। वीविंग और नीटिंग। वीविंग और नीटिंग के बाद जो आपका यार्न है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? फैब्रिक। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? फैब्रिक। और लास्ट में आपका डाइंग है, आपका फिनिशिंग है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आ जाएगा? डाइंग एंड फिनिशिंग। और उसके बाद गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद क्या आ जाएगा? गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। और यहां पर आपका फिर क्या आ जाएगा? आपके जो क्या है, आपके गारमेंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं? तैयार हो जाते हैं गारमेंट्स। ये एक प्रोसेस है। ठीक है, किस तरीके से जो रॉ फाइबर है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर? गारमेंट के अंदर। सबसे पहले हमारे पास रॉ फाइबर होता है फाइबर प्रोडक्शन के अंदर, उसके बाद स्पिनिंग प्रोसेस होता है, यार्न बन जाता है, वीविंग और नीटिंग प्रोसेस, उसके बाद फैब्रिक, और फिर डाइंग, फिनिशिंग, और फिर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के बाद हमारे पास क्या आ जाता है? गारमेंट आ जाता है। हमने इसको सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री कहा है। किसको? टेक्सटाइल को। It is the only industry in India which is complete in value chain, that is from raw material to the highest value added products and self reliant। इसके अंदर एक बार कच्चा माल जाता है, उसके बाद जो फिनिश प्रोडक्ट है वो क्या आता है? इसका क्या होता है? आउटपुट होता है। तो ये आपको क्या रखना है? अच्छे से ध्यान रखना है कि विच इंडस्ट्री इज नॉन एज द सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री इन इंडिया। तो वो आपकी कौन सी है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है, वो रिलेटेड है आपका कॉटन। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर का वो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो अभी तक हमने एक टॉपिक पढ़ा है जिसका नाम था टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इट इज एन एग्रो बेस्ड एंड द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। तो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या आ जाएगा? ये कैसी इंडस्ट्री है? फर्स्ट इसका आगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है ये। ठीक है, दूसरा इसमें क्या आ जाएगा? ये सबसे पुरानी इंडस्ट्री है, ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है इंडिया की, ओल्डेस्ट इंडस्ट्री। और अगर भारत की ही नहीं पूरे विश्व की अगर बात करें तो सबसे पहले आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही क्या आया था? एग्जिस्टेंस के अंदर आया था। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट कॉटन मिल की, कि भारत देश के अंदर जो पहला कॉटन मिल, सूती कपड़े का जो कारखाना खुला था वो कब खुला था? तो फर्स्ट जो कॉटन मिल थी वो 1854 के अंदर बॉम्बे के अंदर खुली थी। कहाँ खुली थी? बॉम्बे के अंदर। तो ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम। तो भारत के अंदर जो पहला कॉटन मिल लगा था वो 1854 के अंदर लगा था, बॉम्बे के अंदर। एट प्रेजेंट इट इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री इंडिया। देयर आर नो डाउट that 1600 cotton textile mills are mainly concentrated in Maharashtra and Gujarat due to favorable conditions। देखिए बेटा, सबसे ज्यादा कॉटन मिल आपकी कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। और आपका जो दूसरा स्टेट है वो आपका कौन सा है? वो है आपका गुजरात। ठीक है, सबसे ज्यादा यहां पर क्यों है? क्योंकि इन दोनों एरियाज में आपकी कौन सी सॉइल पाई जाती है? ब्लैक सॉइल। कौन सी सॉइल पाई जाती है? ब्लैक सॉइल। और आपको पता है कि ब्लैक सॉइल इज फेवरेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। और कॉटन एक रॉ फाइबर होता है किसके लिए? आपकी क्लॉथ इंडस्ट्री के लिए। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड, यहाँ पर पोर्ट फैसिलिटीज इजीली क्या होती है? अवेलेबल होती है। ठीक है, यहाँ पर बैंकिंग फैसिलिटी भी अच्छी है। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ये सारे जो सरप्लस लेबर है ये सारे आपके क्या है? वो फैक्टर्स हैं जिसके कारण से आपकी जो क्या है? आपकी कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं वो मोस्टली आपकी कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ पर है? महाराष्ट्र एंड गुजरात। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरे सेंटर है वो आपके क्या है? कानपुर है, सूरत है और राजकोट है। ठीक है, तो अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इससे रिलेटेड आता है कि कॉटन टेक्सटाइल जो है हमारे इंडिया के अंदर वो 3 मेथड से प्रोड्यूस होता है। सबसे पहला होता है हैंडलूम, दूसरा होता है पावरलूम और तीसरा होता है मिल्स। हाथों से, फिर पावरलूम आए और उसके बाद क्या है? मिल्स। तो कॉटन टेक्सटाइल जो प्रोड्यूस होते हैं इंडिया के अंदर वो 3 मेथड से होते हैं। कौन कौन से 3 मेथड हैं?
फर्स्ट आपका हो गया हैंडलूम, दूसरा कौन सा हो गया पावरलूम, और तीसरा आपका कौन सा हो गया मिल। ये तीन तरीके जिससे हिंदुस्तान के अंदर क्या बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स, अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, गिनिंग होता है, ठीक है, उसके बाद स्पिनिंग हो गया, वीविंग हो गया, ठीक है, टेलरिंग भी इसी के अंदर आता है। ये सारे प्रोसेस किसके अंदर आते हैं, आपके कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट यार्न एंड रेडीमेड गारमेंट्स टू यूएसए, जापान, यूके, फ्रांस एंड नेपाल। ये सभी क्या करता है, इन सभी देशों को भारत देश क्या करता है, आपकी कॉटन से बने हुए जो कपड़े हैं उनको क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि आपकी जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये भारत की एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। ओल्डेस्ट आपकी क्या है इंडस्ट्री है, ये सेकेंड पॉइंट ये क्लियर हो जाना चाहिए। थर्ड है कि भारत में सबसे पहले जो कॉटन मिल लगी थी वो 1854 में लगी थी, ठीक है, कहाँ लगी थी, बॉम्बे के अंदर लगी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और मोस्टली जो हमारी क्या है जो कॉटन मिल्स है वो कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, वो है आपके गुजरात और कहाँ, महाराष्ट्र के अंदर। बहुत से फैक्टर हैं, सबसे बड़ा फैक्टर तो है कि इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज द कॉटन, जो वहाँ पर एबेंडेंट सप्लाई वहाँ पर है बिकॉज ऑफ द ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल से जो एरिया है वो बना हुआ है, और ब्लैक सॉइल यू नो इट इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, ठीक है। तो ये वो सारे फैक्टर है। इसके अलावा तीन मेथड है जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं अपने कॉटन से बने हुए कपड़ों को। तो हैंडलूम है, पावरलूम है, और कौन सा हो गया, मिल्स हो गया, ठीक है। और इंडिया यार्न को और गारमेंट्स को यूके, फ्रांस, जापान, इन देशों को क्या करता है, भेजता है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है आपका कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कॉटन इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री के सामने कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं उसके बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सिंपल से 4 से 5 पॉइंट है, उनको हम स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट है गुड क्वालिटी कॉटन नहीं है हमारे पास, स्कैर्सिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन। हमारे पास जो अच्छी गुणवत्ता वाला जो कपास है उसकी क्या है, कमी है। ये सबसे बड़ा क्या है, हमारा चैलेंज है। सेकंड है हमारी जो मशीन्स हैं वो काफ़ी क्या हो चुकी है, ओल्ड मशीनरी है, तो हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो इतना क्या नहीं है, फास्ट नहीं है। नेक्स्ट है एरेटिक वाटर सप्लाई, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आपकी एरेटिक जो आपकी क्या है पावर सप्लाई, ये भी इसका क्या है, एक सबसे बड़ा क्या है, प्रॉब्लम है। उसके बाद आता है आपका लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। यहां पर जो लेबर की पर प्रोडक्टिविटी है वो काफी क्या है, कम है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी काफी क्या है, पुरानी है और इनएफिशिएंट है, ठीक है। और जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो कंपटीशन मिल रहा है किनसे, सिंथेटिक फाइबर से। ये भी एक बहुत बड़ा क्या है, चैलेंज है किसके सामने, हमारी कॉटन इंडस्ट्री के सामने। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कॉटन इंडस्ट्री, स्कैर्सिटी ऑफ द गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन, ओल्ड मशीनरी, एरेटिक पावर सप्लाई, ठीक है, और लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड सिंथेटिक फाइबर, जिनसे क्या मिल रहा है, कंपटीशन मिल रहा है। ये क्या है, वो प्रॉब्लम्स है जो क्या कर रहे हैं, हमारी कॉटन इंडस्ट्री फेस कर रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हमने यहाँ सीख चुके हैं। पहला है कंट्रीब्यूशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडियन इकोनॉमी, फर्स्ट हो गया। सेकंड हो गया कॉटन टेक्सटाइल के बारे में। थर्ड हो गया आपका प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कॉटन इंडस्ट्री। और फोर्थ एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनता है कि व्हाई दीज कॉटन इंडस्ट्रीज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो वहाँ पर मैं आपको कुछ फैक्टर्स बता देता हूँ डायग्राम के थ्रू, ताकि आपको अच्छे से क्या हो जाए, वो लर्न हो जाए। सबसे पहले वहाँ पर क्या मिलता है, रॉ मटेरियल। क्यों, क्योंकि वो जो एरिया है वो ब्लैक सॉइल से कवर है, नंबर 1 फर्स्ट रीजन ये हो गया। सेकंड रीजन हो गया पोर्ट फैसिलिटीज वहाँ पर इजीली अवेलेबल है। थर्ड वहाँ पर क्या है, मार्केट है। फोर्थ वहाँ पर लेबर काफ़ी क्या हो जाता है, चीप एंड स्किल्ड लेबर वहाँ पर क्या मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। बैंकिंग फैसिलिटी है,
ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर क्या है, अवेलेबल है। वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, मॉइस्ट क्लाइमेट है, जिसके कारण से आपकी जो कॉटन इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है, महाराष्ट्र एंड गुजरात के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन अभी तक हमने क्या कर लिए, लर्न कर लिए। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो जूट इंडस्ट्री है। कौन सा इंडस्ट्री है, जूट। टॉपिक आता है जूट टेक्सटाइल इन इंडिया, जूट टेक्सटाइल इन इंडिया। जूट को क्या कहा जाता है, गोल्डन फाइबर। क्या कहा जाता है, गोल्डन फाइबर। ध्यान से सुनना है कि जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, सुनहरा होता है, गोल्डन होता है। सेकंड, जो आपकी जूट क्रॉप है वो आपकी कैसी क्रॉप है, कैश क्रॉप है। कैसी क्रॉप है, कैश क्रॉप। तो कैश क्रॉप को जब मार्केट में बेचने के उद्देश्य के लिए क्या की जाती है, उगाई जाती है, तो तुरंत हमें किसकी प्राप्ति हो जाती है, पैसे की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एक गोल्डन फाइबर कहा जाता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट। अगर कच्चे जूट की बात करें तो भारत फर्स्ट रैंक के ऊपर है। और अगर बात करते हैं जूट प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट करने की, किसकी, एक्सपोर्ट की, कितना हम एक्सपोर्ट करते हैं, कौन सा रैंक है, तो हमारा कौन सा रैंक है, सेकंड रैंक है आफ्टर बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद हमारा क्या आता है, नंबर आता है, ये ध्यान रहे। भारत अगर कच्चे जूट के बारे में बात करें तो फर्स्ट रैंक के ऊपर है, लेकिन अगर एक एक्सपोर्टर कंट्री के रूप में देखें तो इंडिया का रैंक कौन सा आता है, सेकंड रैंक आता है। ये आपको क्या कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट है, जैसे हमने कॉटन मिल के बारे में पढ़ा कि फर्स्ट कॉटन मिल, तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो जूट मिल लगी थी वो 1859 में लगी थी। कब लगी थी, 1859। और वो कहाँ पर लगी थी, रिश्रा के अंदर, कोलकाता, रिश्रा इन कोलकाता। तो जो आपकी फर्स्ट जूट मिल लगी थी वो कब लगी थी, 1859, ठीक है, रिश्रा कोलकाता के अंदर। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर लोकेटेड इन वेयर, इन हुगली बेसिन, वेस्ट बंगाल। भारत देश की सबसे ज्यादा आपका जो क्या है जूट इंडस्ट्री है वो कहां पर है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी कहां पर होता है, हुगली बेसिन के अंदर होता है। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, जो आपका कहां पर है, वेस्ट बंगाल के अंदर है। क्यों, क्योंकि यहां पर फेवरेबल क्या होती है, कंडीशंस होती हैं। वो मैं एक एक पॉइंट क्लियर करके बताऊंगा कि व्हाट आर द रीजंस दैट मोस्टली जो आपकी जूट मिल्स है दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन वेयर, इन वेस्ट बंगाल और इन द हुगली बेसिन, ठीक है। यहां तक आपको क्या करना है, समझ लेना है। जूट से हम क्या क्या बनाते हैं, रोप्स बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं। इसके अलावा पैकेजिंग इंडस्ट्री में इसको क्या कर दिया गया है, मैंडेट कर दिया है, कंपलसरी कर दिया गया है, जिसके कारण से जो जूट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मांग क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो ये किसके बारे में था, जूट टेक्सटाइल के बारे में था। अब बात करेंगे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो फेस कर रहा है आपका कौन सा इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, कि हमारा जो पटसन उद्योग है वो कौन कौन सी समस्याओं का सामना कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स फर्स्ट आपकी जो होगी वो क्या होगी, वो ये होगी कि जो मेन जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है वो कहाँ चले गए थे, बांग्लादेश में चले गए थे। और 1971 से पहले बांग्लादेश को किस नाम से जाना जाता था, ईस्ट पाकिस्तान। इट मीन्स दैट इट वॉज द पार्ट ऑफ इंडिया विच वॉज डिवाइडेड ऑन द रिलीजन लाइन्स इन 1947। पार्टीशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रह गई थी कि इंडस्ट्री तो रह गई थी इंडिया के अंदर, लेकिन रो प्रोड्यूसिंग जो एरियाज थे वो कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान के अंदर चले गए थे। तो सेपरेशन से सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ा था वो हमारी एक इंडस्ट्री ये भी थी जिसके ऊपर पड़ा था, जिसका नाम क्या है, जूट इंडस्ट्री। तो जो मेन जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज थे, मेन जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज कहां पर चले गए थे, वेंट टू बांग्लादेश, वेंट टू बांग्लादेश, बांग्लादेश में चले गए थे। बांग्लादेश उस समय क्या था, ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। जिससे के कारण क्या हुआ था, जो रो जूट था
उसकी कमी आ गई थी देश के अंदर, नंबर एक। नंबर दो, इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो काफी क्या है, ज्यादा है, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। थर्ड पॉइंट अगर हम बात करते हैं वो क्या है कि डिक्लाइनिंग डिमांड ऑफ जूट इन इंटरनेशनल मार्केट। क्यों? क्योंकि आपके जो सिंथेटिक जो फाइबर है वो क्या है, वो इसके कंपैरिजन में काफी चीप है, किसके अंदर, प्राइस के अंदर, और उनकी क्वालिटी भी क्या है, इससे ज्यादा क्या है, अच्छी है। वो बात अलग है कि उनसे पोल्यूशन होता है, और आपका जो जूट होता है वो 100% क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, इससे किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन नहीं फैलता। लेकिन इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, ज्यादा होती है, जिसके कारण से एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है टफ कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री। इसको क्या मिल रहा है, एक टफ कंपटीशन मिल रहा है, किससे मिल रहा है, टफ कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री। सिंथेटिक फाइबर जो संश्लिष्ट रेशे हैं, जो आर्टिफिशियल फाइबर हैं, उनसे इसको क्या मिल रहा है, काफी टफ कंपटीशन मिल रहा है। ये आपके कुछ क्या है, आपकी क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कौन फेस कर रहा है, जूट इंडस्ट्री आपका क्या कर रहा है, फेस कर रहा है। तो नेक्स्ट आपका जो अब टॉपिक आएगा वो क्या आएगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण आपकी जो जूट इंडस्ट्री है वो कहाँ लगी हुई है, वो हुगली बेसिन के अंदर लगी हुई है। कि लोकेशन आपकी कहाँ है, जो आपके जितने भी जूट इंडस्ट्री है उनकी लोकेशन है कहाँ पर, हुगली बेसिन। और हुगली बेसिन में अगर उनकी लोकेशन है तो उसका कोई ना कोई क्या होगा, रीजन होगा। अब उन रीजंस के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली। और यहाँ पर एक नैरो बेल्ट होती है, ठीक है, हुगली एक नैरो बेल्ट है यहाँ पर, जहाँ पर आपका क्या होता है, जूट प्रोड्यूस होता है, नैरो बेल्ट है, जिसकी लेंथ कितनी है, 98 किलोमीटर है। ध्यान रखना, लेंथ कितनी है, 98 किलोमीटर। और इसकी जो विड्थ है वो आपकी कितनी है, 3 किलोमीटर है, जहाँ पर क्या होता है, जूट का प्रोडक्शन होता है। ध्यान से सुनिए, मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन हुगली रिवर बेसिन, मेनली हाँ ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। और ये एक नैरो बेल्ट है जो 98 किलोमीटर, तो जिसकी लेंथ और विड्थ कितनी है बच्चों, 3 किलोमीटर है, जहाँ पर आपकी क्या लगी हुई है, आपकी इंडस्ट्री लगी हुई है। अब दूसरा यहाँ पर क्या कारण है, वो सबसे बड़ा कारण है इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो प्रोक्सिमिटी है यहाँ पर, प्रोक्सिमिटी किसकी है, प्रोक्सिमिटी ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज, जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जूट इंडस्ट्री इसलिए लगी हुई है क्योंकि इसके आसपास के क्षेत्रों में क्या उगाई जाती है, जूट उगाई जाती है। नेक्स्ट, इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट। आपको ये भी पता है कि जो आपकी क्या है, कौन सी, कोलकाता जो बंदरगाह है, ये ट्रांसपोर्ट इनएक्सपेंसिव, चिपेस्ट अगर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कोई है तो आपका कौन सा होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। अब जूट इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा एबेंडेंट क्या चाहिए, वाटर सप्लाई चाहिए। और वो वाटर भी कहां से प्राप्त हो जाता है, हुगली रिवर से आसानी से क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जूट इंडस्ट्री जो लोकेटेड है कहां पर है बच्चों, वो आपके हुगली रिवर बेसिन के अंदर है। नेक्स्ट है, कोल फॉर एनर्जी इज ब्रॉट नियर बाय रानीगंज कोल फील्ड्स। अब जो कोयले की जरूरत होती है, कोयला यहां पर हम कहां से ले आते हैं, रानीगंज जो आपके क्या है, कोल माइन से, वहां से हम इजीली यहां से क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। रानीगंज से हम क्या कर लेते हैं, कोल को यहां पर मंगवा लेते हैं। हुगली रिवर प्रोवाइड्स वाटर फॉर वॉशिंग एंड क्लीनिंग जूट। जूट को साफ करने के लिए और धोने के लिए कहां से पानी आ जाता है, अभी मैंने बता दिया, हुगली जो नदी है उससे क्या आ जाता है, पानी की प्राप्ति हो जाती है। इसके अलावा वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, यहाँ की जो क्लाइमेट कैसी है, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। महाराष्ट्र में मॉइस्ट क्लाइमेट थी जिसके कारण से वहां कॉटन इंडस्ट्री लगी। यहां पर वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, जहां जिसके कारण यहां पर क्या, कौन सी इंडस्ट्री लग रही है, जूट इंडस्ट्री लग रही है। कोलकाता इज ए मेट्रो सिटी, कोलकाता एक मेट्रो सिटी है जो यहां पर क्या करता है, फाइनेंस प्रोवाइड कराता है। क्या कराता है, कैपिटल और मार्केट, कैपिटल
और जो आपकी मार्केट है, कैपिटल एंड मार्केट, उसको प्रोवाइड कराने का काम कौन करता है? वो आपका करता है कोलकाता। कौन करता है? कोलकाता, जो आपका क्या है? एक मेट्रो सिटी है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण से जूट इंडस्ट्री लोकेटेड है हुगली बेसिन के अंदर। चीप लेबर, चीप लेबर कहां से आती है? चीप लेबर आपकी आती है बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, इन स्टेट से आपकी बिहार, उड़ीसा, यूपी से क्या आ जाती है? चीप और स्किल्ड लेबर यहां पर आ जाती है। गुड नेटवर्क ऑफ, नेक्स्ट फैक्टर है गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये एक और फैक्टर है जिसके कारण से आपकी जो जूट इंडस्ट्री है वो लोकेटेड है। नेक्स्ट है कोलकाता प्रोवाइड्स बैंकिंग इंश्योरेंस। अब देखो कोलकाता और क्या क्या करता है? कोलकाता मार्केट भी देता है, इसके अलावा कोलकाता बैंकिंग फैसिलिटी, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटीज कोलकाता सेंटर से क्या हो जाती है? मिल जाती है, जिसके कारण से जो आपकी जूट इंडस्ट्रीज है वो क्या है? लोकेटेड है। मैं आपको एक सीरीज से 8-10 पॉइंट ऐसे बता देता हूं जिसके कारण से जो जूट इंडस्ट्री वो लोकेटेड है, कहां पर लोकेटेड है? हुगली बेसिन के अंदर। मैं बता रहा हूं आपको, आप ध्यान से सुन लीजिए एक बार, ठीक है? प्रोक्सिमिटी ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड हो जाएगा इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट। थर्ड हो जाएगा कोल फॉर एनर्जी इज ब्रॉट नियर बाय रानीगंज कोलफील्ड। हुगली रिवर प्रोवाइड्स वाटर फॉर वॉशिंग एंड क्लीनिंग जूट। नेक्स्ट हो जाएगा आपका वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज वेरी फेवरेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ जूट। यहां पर वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट है जो कल्टीवेशन ऑफ जूट के लिए काफी क्या होती है? फेवरेबल होती है। इसके अलावा कोलकाता इज ए मेट्रो सिटी विच प्रोवाइड्स बैंकिंग, फाइनेंस एंड मार्केट, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। चीप एंड स्किल्ड लेबर कमिंग फ्रॉम Bengal and the adjoining states of Uttar Pradesh, Bihar, etc. Good network of transport and communication. These are the important reasons that your jute industries are located in where? In the Hooghly Basin. Okay. Next मैं आपको बताऊंगा जूट पॉलिसी। आपकी एक जूट पॉलिसी आई थी, नेशनल जूट पॉलिसी। नेशनल जूट पॉलिसी, और ये कब आई थी? ये ध्यान रखना है 2005 के अंदर आई थी। कब आई थी? 2005। इसके 3 इंपॉर्टेंट क्या थे? ऑब्जेक्टिव्स थे। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लीजिए कि नेशनल जूट पॉलिसी और इसके क्या फीचर्स क्या थे। तो नेशनल जूट पॉलिसी कब आई थी? 2005 में आई थी। इसका पहला उद्देश्य था इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था? इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को क्या करना था? बढ़ाना था। फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव ये था। सेकंड क्या था? एंश्योरिंग गुड प्राइजेस, एंश्योरिंग गुड प्राइजेस टू जूट प्रोड्यूसिंग फार्मर्स। जो किसान कौन सी फसल उगाते हैं? जूट की फसल उगाते हैं, उनको क्या करना? एक अच्छा प्राइस दिलाना। और तीसरा था एनहांसिंग वो क्या था? एनहांसिंग द यील्ड पर हेक्टेयर, एनहांसिंग द यील्ड पर हेक्टेयर, प्रति जो हेक्टेयर उत्पादकता है उसको क्या करना था? इंक्रीज करना था। ये 3 आपके क्या थे? इंपॉर्टेंट आपके क्या थे? ऑब्जेक्टिव्स थे। किसके? नेशनल जूट पॉलिसी के। किसके थे? नेशनल जूट पॉलिसी। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस about agro based industry and mainly 2 industry. The first one is the cotton textile industry and the second one is jute textile industry in India. You have to watch this video, like this video and subscribe my channel. Jai Hind, Jai Bharat.